Welcome students. Welcome to the biology class. Okay. First we should know about your subject which we are going to study, and that subject is called as biology. What actually biology means? So biology is a subject which deals with the study of living organism. Okay, biology is a subject which deals with the study of living organism. And what do you mean by living organism? What do you mean by living organism? So we call like this, the organism which is having life is called as living organism, and those organisms which do not possess life are called as non-living organism. ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें कि बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, एंड बायोलॉजी इज द साइंस विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है. सो दोज थिंग्स विच आर हैविंग लाइफ, ऐसी चीजें जिनके पास लाइफ हो, जिनमें जीवन हो, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स. एंड दोज विच डू नॉट पोजेस लाइफ आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स. और वो चीजें जिनमें कहीं से कहीं तक कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं हो, दे आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स. Okay, so how can we decide that whether something is living or non-living? तो हम फिर ये चीज कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कोई भी थिंग जो आपके सामने रखी हुई है दैट इट इज लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सो वी डिसाइड दिस पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये चीज डिसाइड करते हैं, and which involves movement, which involves growth, which involves metabolism. ठीक है, जिसमें मूवमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सारे एग्जांपल्स या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, या उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर यू. I am living organism. And what about this board? It is non-living. What about the wall? It is also non-living. So how we can decide that? So on the basis of some characteristic. So the one of the most important characteristic which is present only in living things, and that is the presence of cell. ठीक है, यानी कि वो एक चीज होती है जो सबसे मेन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होनी ही चाहिए, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल. ठीक है, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आवर चैप्टर नेम्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Fundamental unit of life. Okay. What is the fundamental unit of life? Fundamental unit life की जो है वो क्या है? What it is? ठीक है. So the basic structural and functional unit of life is known as cell, or cell is known as the बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी तरह के लाइफ का, यानी कि किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल होती है. ठीक है, दैट मीन्स कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? सो इट इज मेड अप ऑफ सेल. यदि पूछे कि वो किसकी वजह से फंक्शन कर पाती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेल. ठीक है, दोनों ही चीजें, यानी कि स्ट्रक्चर भी किस पे डिपेंड करता है? सेल पे, और फंक्शन जो है वो भी सेल पे ही डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ और वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ. जितने भी ऑर्गेनिज्म आप अर्थ पे देखते हैं, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. वी सी डिफरेंट प्लांट्स, वी सी डिफरेंट एनिमल्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हम देखते हैं. इंसेक्ट, ठीक है, बर्ड्स, मंकीज,
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दे डू हैव सेल्स, और उनकी बॉडी में ये सेल्स जो हैं वो मतलब किस तरह से ग्रो करती हैं। सो दीज सेल्स ग्रोज विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि यही सेल्स जो हैं वो नई सेल्स कैसे बनती हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी कि जो पहले से सेल्स प्रेजेंट हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं, उन्हीं से नई सेल्स हमें मिलती हैं। ये फिर क्या होता है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन द सेल विल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर बार जब भी कोई नई सेल बनेगी तो नई सेल बनने के बाद वो सेल्स किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाएंगी, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हो जाएंगी। ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो कि सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, सेल जो है वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सेल को ही डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट द सेल। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की? ठीक है, सो साइंटिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल। हु डिस्कवर्ड द सेल? Sir Robert Hooke in the year 1665. How he discovered the cell? When he examined a piece of cork under the microscope, under the simple microscope. So he examined or observed some compartmentalized structure present in that, which looks like honeycomb. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। और कैसे डिस्कवर किया था? तो जब उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें बहुत सारे कंपार्टमेंटलाइज्ड, यानी कि ऐसे छोटे छोटे भागों में बटे हुए स्ट्रक्चर देखने को मिले, जो कि हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक्चुअली में दिखाई दे रहे थे। एंड ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल्स, और उन्होंने ही इन कंपार्टमेंट्स को सेल नाम दिया। एक्चुअल में सेल जो है ये एक डिराइव्ड वर्ड है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है, और इसका मतलब होता है रूम्स। क्या मतलब होता है? रूम। ठीक है, तो वो कंपार्टमेंट जो उन्हें दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने उनको रूम की तरह समझा और नाम दिया सेल। ठीक है, दिस इज हाउ द सेल इज डिस्कवर्ड। जो कॉर्क यानी कि जो पीस ऑफ कॉर्क उन्होंने एग्जामिन किया था, दैट कॉर्क was derived from the bark of a tree. एक ट्री की बार्क से ये कॉर्क जो है वो डिराइव किया गया था, और उसी को उन्होंने एग्जामिन किया और वो सबसे पहली बार देखा और उन्हें नाम दिया सेल्स। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में यदि हम बात करें कि उन्होंने क्या क्या फीचर्स जो है वो सेल के अंदर बताए, सो ही टेल्स अस दैट these cells are having the ability to replicate themselves. यानी कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें ये एबिलिटी है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये अपने जैसा ही एक और स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने आप की एक कॉपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज देयर एबिलिटी। दीज कंपार्टमेंट और दीज सेल कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस। इनके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर की जाती हैं। दैट मीन्स कि कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं वो इन्हीं सेल्स के थ्रू हो पाते हैं। जैसे कुछ आपके कैरेक्टर्स मम्मी से मिलते होंगे, या कुछ कैरेक्टर आपके पापा से मैच करते होंगे। सो दीज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ सेल्स ओनली। सेल्स की हेल्प से ये होता है, और इनके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला दैट सेल कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, यानी कि हर एक सेल आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, यानी कि आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए
सारी जरूरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सारी सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होता है, दैट मीन्स कि डिफरेंट केमिकल्स जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी काफी हद तक सेम होती है, एंड दे डू ऑल्सो हैव सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी काफी हद तक सिमिलर होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर परफॉर्म होती है दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी काफी हद तक बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, देन वी कैन relate to some landmark events which are being observed in the discovery of cell, which are related to the discovery of cell. तो सबसे पहले हम बात करें, in year 1665 Robert Hooke first discovered the cell in his first look with the help of a primitive microscope. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया और उन्हें नाम दिया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे ल्यूनहॉक, इन 1674 ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड। ठीक है, तालाब के अंदर इन्हें फ्री लिविंग सेल्स मिली, उन्हें इन्होंने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। थोड़ा और अच्छा वाला जो माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से ये फंक्शन परफॉर्म कर पाए। कौन? ल्यूनहॉक। ल्यूनहॉक ने ये काम किया था 1674 में। ठीक है, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था 1831 में। इन्होंने क्या बताया था? सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इनसाइड दी सेल, यानी कि ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जब आप और अच्छे तरीके से सेल को ऑब्जर्व करते हैं, सो यू आर लाइकली टू फाउंड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द सेल, एंड दैट स्ट्रक्चर ही नेम्ड दैट स्ट्रक्चर एज न्यूक्लियस। और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को ढूंढा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअली न्यूक्लियस इज। देन मूविंग टू नेक्स्ट साइंटिस्ट विच आर नेम्ड इन अ ड्यूओ, एंड दे आर शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन एंड श्वान जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 38-39 में साइमल्टेनियसली सेल थ्योरी प्रपोज की थी, अपनी सेल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं, एंड दे सजेस्टेड सेल एज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। शेल्डन एंड स्वान। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, एक और साइंटिस्ट आए, ही इज नेम्ड एज पुरकिंजे। पुरकिंजे इन 1839, उन्होंने भी अपना काम 1839 में किया, एंड ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, और उन्होंने सबसे पहले एक टर्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म का यूज किया। ही यूज्ड दिस टर्म टू इंडिकेट और टू एक्सप्रेस द प्लाज्मा प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए उन्होंने ये टर्म यूज किया था। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट इज विर्को, which perform or who have worked in 1855. He expanded the cell theory and suggested that the cells arise from the pre-existing cells. That means this scientist Virchow was the first one who had explained about the multiplication of cells. ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स के मल्टीप्लीकेशन के बारे में हमें बताया कि सेल्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट नॉल एंड रस्क। दो साइंटिस्ट थे एक साथ, नॉल एंड रस्क। दे परफॉर्म देयर वर्क इन 1940 एंड दे बिल्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड
the various minute structure present inside the cell. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है और जिसकी ही मदद से हम सेल के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको कि हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं उनके बारे में स्टडी कर पाए. ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस वाज सम लैंडमार्क इवेंट्स इन द डिस्कवरी ऑफ सेल. ठीक है, ये कुछ लैंडमार्क इवेंट्स थे जो डिस्कवरी ऑफ सेल के में बहुत इंपॉर्टेंट थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल्यूलर कंपोजिशन ऑफ सेल्यूलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. cellular composition in different organs. You have already heard about that we can classify organism on the basis of number of cells प्रेजेंट इन देयर बॉडी. हम ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडी के अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं एंड दैट डील्स विद द सेल्यूलर कंपोजिशन ऑफ सेल. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग ओनली वन सेल. दैट मीन्स कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है, यानी कि एक ही सेल से ये ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं. ठीक है. इनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे, दी ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल. उसी पर्टिकुलर सिंगल सेल से ये सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे. ऑल दीज फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय दैट ओनली सिंगल सेल. And these are the organs which do not have division of labor in their cells. ठीक है. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल्स के अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम का किसी तरह का कोई बंटवारा ही नहीं होता है, यानी कि कोई स्पेशलाइज सेल्स नहीं होती कि ये पर्टिकुलर सेल सिर्फ रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी या डाइजेशन में हेल्प करेंगी या किसी तरह से एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी. वैसा नहीं होता है, बिकॉज their body is made up of only one cell and that particular single cell have to perform all the life processes. उसी सिंगल सेल को सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है. इसके एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं? सो इन एग्जांपल वी कैन टेक अमीबा एंड बैक्टीरिया. ठीक है. अमीबा और बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया जितने भी टाइप्स के होते हैं, दे ऑल आर यूनिसेल्युलर. कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं एंड दे आर मोस्टली प्रोकारियोट ऑल्सो. ठीक है. यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकारियोट होते हैं. ठीक है. दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. दूसरा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके बारे में हम ये बोल सकते हैं, सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म which have more than 2 cells, or we can also call
as many cells present in their body। ठीक है, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच लाइकली टू शो डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज स्पेशलाइजेशन। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल 2 से ज्यादा होंगी, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे यदि हम ह्यूमंस को कंपेयर करें या ह्यूमंस का एग्जांपल लें, सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वी डू हैव मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू शो डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल सकता है। कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, जैसे एग्जांपल लें हमारे लंग्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दे ओनली डील्स विथ रेस्पिरेशन। उनका काम सिर्फ रेस्पिरेशन का है। ठीक है, उनको हमारी बॉडी में होने वाली दूसरी प्रोसेसेस से कोई लेना देना नहीं है। दे डू नॉट परफॉर्म अदर फंक्शन रादर देन रेस्पिरेशन ओनली। सिर्फ रेस्पिरेशन को छोड़ के और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि हम एग्जांपल लें, सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ नेफ्रॉन, जो कि हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। सो देयर फंक्शन इज टू फिल्टर ब्लड। उनका फंक्शन क्या है, वो ब्लड को फिल्टर करके उसके अंदर प्रेजेंट इंप्यूरिटीज को बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो वो अपने उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड है, तो वो वही काम करेंगी, उनको बाकी किसी दूसरे काम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स दे विल नॉट परफॉर्म एनी अदर फंक्शन, वो कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी। सो दिस प्रोसेस और फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। ठीक है, फिर हम कुछ और बात कर लें, कुछ एडिशनल चीजें देख लें। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल आप ले सकते हैं। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ फंगाई, प्लांट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, फिर एक और चीज कर लेते हैं कि हर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम शेयर कर लेते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे उनकी बॉडी के अंदर कितनी ही सेल्स प्रेजेंट हो, उनका बॉडी जो है वो कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, कितना ही डेवलप्ड हो, बट दे ऑल्सो स्टार्ट देयर जर्नी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सेल। यानी कि उनकी जर्नी भी एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अस, यानी कि हम लोग यदि खुद अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करें, सो इन स्टार्टिंग, ठीक है, रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि वो एक पहली नई सिंगल सेल होती है जिससे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है। उसी के बाद वो सिंगल सेल डिवाइड करती जाती है हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो वहां से आप समझ सकते हैं दैट व्हाट इज एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, फिर दूसरी चीज डिस्कस करें कि माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन की वजह से ही हम सेल के बारे में इतना स्टडी कर पाए, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आता गया, यानी कि मैग्नीफाइंग लेंसेज जो हैं उनकी कैपेसिटी या उनकी पावर जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होती गई, तो हम सेल को और डीप में स्टडी कर पाए। क्योंकि शुरुआत में हमने सिर्फ स्टडी किया था कि सेल एक कंपार्टमेंट के तौर पे प्रेजेंट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप से। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, तब कहीं जाके रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया दैट सेल हैव अ स्ट्रक्चर इन द सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल था कि उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से
हम बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर पाए या डिस्कवर कर पाए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी एपरेटस हुआ, इन सारी चीजों की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इन्वेंशन एंड एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स इन सेल। ठीक है, फिर हम बात करें द नेक्स्ट थिंग इज शेप ऑफ सेल। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। बट व्हाट इज द शेप ऑफ सेल? सेल का शेप जो है वो कैसा होता है या कैसा हो सकता है? व्हाट इज द शेप ऑफ सेल? ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स। अलग अलग तरह की सेल्स जो हैं उनका शेप भी बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। डिफरेंट शेप्स में ये आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इनका जो शेप है वो काफी ज्यादा वेरी करता है, जैसे हम एग्जांपल लें ह्यूमन आरबीसी, दे आर बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बाइकॉनकेव होती थोड़ी सी अंदर ऐसी दबी हुई होंगी अंदर की तरफ दोनों तरफ से, और डिस्क यानी कि जैसी सर्कुलर डिस्क होती है ना हमारी सीडी जो हम यूज करते हैं, वैसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लें तो स्पर्म सेल्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनका। हम दूसरा एग्जांपल में यदि लें तो स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप में होती है वो, यानी कि बीच में से ऐसी थोड़ी थिक होती है और दोनों एंड पे वो टैपरिंग शो करती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरॉन का देखने को मिलता है। और भी यदि हम दूसरी बात करें फैट सेल, तो फैट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से फैट सेल का स्ट्रक्चर होता है। और ओवम का स्ट्रक्चर राउंड होता है, ऑलमोस्ट राउंड होता है, कुछ इस तरह का ओवम का स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट शेल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर भी काफी डिफरेंट है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, शेप कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट शेप्स आपको डिफरेंट सेल्स के दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं दैट डू नॉट हैव अ रेगुलर शेप। दैट मीन्स उनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली अपना शेप चेंज करते रहते हैं, अपने शेप में चेंजेस क्रिएट करते रहते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस चेंज इन शेप? ये जो शेप चेंज होता है या फिर ये डिफरेंट शेप्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके पीछे का रीजन क्या है? सो मेनली द शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन विच द सेल परफॉर्म्स। यानी कि सेल का जो शेप है वो उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? व्हाई द शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है आरबीसी का? सो द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज दिस शेप हैव लार्जर सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये सेल ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकती है, क्योंकि इस सेल का फंक्शन ही यही है, इट हैज टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी।
टू एंड फ्रॉम, ठीक है। ये बहुत सारे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन ले जाके देता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, ठीक है। सो दिस शेप हेल्प्स इट टू वर्क इट एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से काम करने में ये शेप उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। वाई दीज मसल्स आर स्पिंडल इन शेप, मसल्स का शेप जो है वो स्पिंडल क्यों होता है? बिकॉज मसल्स हैव कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप। इस शेप में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी थोड़ी और बढ़िया तरीके से हो पाती है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्पर्म इज हैविंग टू स्मॉल साइज एंड दे हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस? क्योंकि उनको स्विम करना होता है, मूव करना होता है फ्लूइड के अंदर, तो इसलिए ये आगे जो पोर्शन है ये बहुत छोटा प्रेजेंट होता है। दे हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स देम टू स्विम, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से फ्लूइडिक मीडियम में भी ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। ओवम का साइज इतना बड़ा और राउंड क्यों होता है? बिकॉज इट हैज न्यूट्रिशन स्टोर्ड इन इट, इसके अंदर न्यूट्रिशन स्टोर होता है। फैट सेल का भी सेम फंडा है, न्यूट्रिशन स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, ठीक है। और व्हाट अबाउट न्यूरॉन्स? सो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये अब इतना लंबा इनका शेप क्यों होता है? व्हाई दे आर सो लॉन्ग? बिकॉज दे हैव टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। आपके ब्रेन से जो भी मैसेज आता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इन सेल्स का होता है। तो डेफिनेटली यदि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो जितना लंबा इनका शेप होगा उतना ही आसानी से मैसेज ये कैरी कर पाएंगी। सो दैट इज व्हाई द शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साइज के बारे में। व्हाट इज एक्चुअली द साइज ऑफ सेल? तो द साइज ऑफ सेल वेरी सिग्निफिकेंटली, इट डिफर्स इन ईच एंड एवरी सेल एंड इट मे डिफर स्पीशी टू स्पीशी, यानी कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में और अलग अलग टाइप की सेल्स में आपको साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। यानी कि किसी सेल का साइज बड़ा है तो किसी सेल का साइज छोटा भी हो सकता है, ठीक है। दिया हुआ एग्जाम्पल, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल जो है वो कौन सी होती है? मैं इसको मिटा देता हूं अभी। The smallest cell is mycoplasma, which have only 1 to 1.5 μm, ठीक है। इनका साइज जो होता है वो बहुत कम होता है, इनका साइज 1 to 1.5 and maybe from 0.5 to 1 μm होता है, यानी कि बहुत 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 ज्यादा छोटी सेल्स ये होती है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। एंड टू अ वेरी लार्ज सेल, ठीक है, ये बहुत छोटी है। और सबसे बड़ी सेल्स जो होती है टू अ वेरी वेरी लार्ज सेल विच इज नोन एज ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच एग बर्ड होता है उसकी एग सेल के बराबर भी ये हो सकता है। एंड दैट एग सेल इज हैविंग अ साइज ऑफ अप टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तक का साइज हो सकता है, यानी कि सेल का साइज भी इतना हो सकता है जिसको हम काफी इजीली हमारी नेकेड आई से देख सकते हैं। सो दैट वुड बी द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट, ठीक है, ये सबसे बड़ी सेल होती है। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन्स राइट नाउ। सो न्यूरॉन्स इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड दे हैव अ लेंथ अबाउट maybe up to 90 to 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो न्यूरॉन्स अभी हमने डिस्कस किया था तो न्यूरॉन्स की लेंथ 90 to 100 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। दैट मीन्स दे आर टू लॉन्ग, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी भी ये सेल्स हो सकती है। तो सेल का साइज तो काफी वेरी करता है। ओके, नाउ डिस्कस
द शेप ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल. सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. अभी हमने डिस्कस किया दैट ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेल्स. द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. ये अभी हमने बताया. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है. दैट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर टाइप की सेल सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करेंगी, बाकी दूसरे फंक्शन से उन्हें कोई लेना देना नहीं होगा. डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन सम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. and cell organelles together along with the protoplasm constitute the cell, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं जिसको कि हम सेल के नाम से जानते हैं. और ये सारे फंक्शंस जो है वो सेल परफॉर्म करती है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, इट एक्ट्स एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय सेल. ओके. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट what cell actually is, how cell discovered. We have discussed about the type of organism on the basis of cellular composition, and then we have discussed about the shape of cell, and we have discussed about the size of cell, and lastly we have discussed about the functions of cell. Okay, so in the next lecture we will discuss about structural organization of a cell. That means we are going to discuss about the cell in detail. ठीक है. इंडिविजुअल सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन वर्क हार्ड एंड एंजॉय योर स्टडी. थैंक यू स्टूडेंट्स.